अब देखो नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। पेनिसिलिन एक औषधि है जो एक कवक होता है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम, उससे प्राप्त होती है। इसकी खोज किसने की थी? तो देखो, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की थी। रॉबर्ट कोच भी कोशिकाओं से संबंधित है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उसने पेनिसिलिन की खोज की थी। सुजाक रोग किस रोगाणु द्वारा होता है? अब रोगाणु मतलब जीवाणु, विषाणु कुछ भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए सुजाक रोग जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, ये भी होना चाहिए। और उसका नाम क्या है? यदि जीवाणु है तो जीवाणु का नाम क्या है, विषाणु है तो विषाणु का क्या नाम है। सुजाक का दूसरा नाम क्या है? गोनोरिया। तो लेप्रोसी, लेप्री कुष्ठ रोग का है। कोइनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया, डिप्थीरिया है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का है। और फिर चौथा है नाइसीरिया गोनोरिया, गोनोरिया। गोनोरिया सुजाक को ही बोलते हैं, ये नाइसीरिया गोनोरिया। इसमें आंसर में भी बता रखा है। ये सभी वैसे जीवाणु जनित रोग ही है। फिर देखो नेक्स्ट है, निम्न में से जीवाणुओं से होने वाला रोग नहीं है। नहीं है पूछा, देखो मतलब जीवाणु से नहीं होता। चेचक, प्लेग, हैजा और तपेदिक। प्लेग होता है चूहों वाली बीमारी, जीवाणु से होती है। हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु है। तपेदिक या टीबी ऊपर आया था, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे तब टीबी होता है। तपेदिक ये भी जीवाणु जनित है। चेचक ये विषाणु जनित रोग है। फिर देखो पीलिया, येलो फीवर या हेपेटाइटिस, वैसे थोड़ा सा फर्क है इनमें, लेकिन दोनों एक ही अंग को प्रभावित करते हैं। और हेपेटाइटिस में भी पीलिया जैसे लक्षण आते हैं। तो पीलिया या हेपेटाइटिस का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो मैंने कहा था पीलिया और हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। तो हृदय, यकृत, तिल्ली, तिल्ली मतलब स्प्लीन, प्लीहा और आमाशय, तो यकृत को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा पीलिया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटाइटिस रोग होता है। एलिफेंटाइटिस मतलब इंग्लिश में नाम एलिफेंटाइटिस। एलिफेंट किसको बोलते हैं? हाथी, मतलब हाथी जैसे पैर हो जाते हैं सूजन आकर। हाथी पाँव, फील पाँव, पीछे बताया था मैंने। ये एलिफेंटाइटिस रोग कृमि जनित है। ये किससे होता है? एनोफ्लीज मच्छर से तो मलेरिया होता है। क्यूलेक्स मच्छर, बुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी मलेरिया है। अब ये दो बच गए। क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है ये, वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। यदि ये पूछता है कि एलिफेंटाइटिस रोग का वाहक कौन है, ये क्यूलेक्स मच्छर हो जाता। लेकिन होता किससे? ये वुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई नाम का कृमि होता है, उससे होता है। तो ये हो जाएगा, वाहक ये है क्यूलेक्स मच्छर। फिर देखो ये थोड़ा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने के लिए भी है, क्योंकि ये समझ में भी आना चाहिए क्या सिस्टम है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस एक रोग है जिसमें आरएच कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो पहले प्रश्न को समझो। फिटिलिस, फिटस बोलते हैं बच्चे को। एरिथ्रो, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं को। ब्लास्टोसिस मतलब टूटना या क्लॉट बनाना, मतलब रुधिर से संबंधित रोग है, बच्चे का रोग है। एक रोग है जिसमें आरएच, अब आरएच कारक क्या होता है वो होना चाहिए, और किसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, किस अवस्था में? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब रुधिर में वैसे तीन एंटीजन होते हैं मुख्य रूप से।
एक तो होता है, दो एंटीजन होता है, एंटीजन ए और बी, और तीसरा एंटीजन होता है आर एच। जिसमें ए एंटीजन पाया जाता है उसमें ए रुधिरवर्ग, और जिसमें बी एंटीजन पाया जाता है उसमें बी रुधिरवर्ग। जिसमें ए रुधिरवर्ग होगा, ए एंटीजन होगा, तो उसकी एंटीबॉडी होगी बी, और जिसमें बी रुधिरवर्ग होगा, बी एंटीजन होगा, उसमें एंटीबॉडी होगी ए। ठीक है। अब ए बी रुधिरवर्ग होगा, उसमें दोनों ही एंटीजन होंगे, ए और बी। ए बी रुधिरवर्ग में दोनों एंटीजन होंगे और एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ रुधिरवर्ग होगा, उसमें एंटीजन दोनों ही नहीं होंगे, जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। यदि एंटीबॉडी को ध्यान में भी नहीं दे तो जिसमें ए होता है एंटीजन प्रतिजन, उसमें ए रुधिरवर्ग, बी होता है तो बी, ए बी एंटीजन होता है ए बी रुधिरवर्ग, और जिसमें एंटीजन होता ही नहीं उसमें ओ रुधिरवर्ग, या जीरो मान सकते हो। अब इसमें होता क्या है, ये जितने भी रुधिरवर्ग है उसमें आपने प्लस या माइनस लगा हुआ देखा होगा कि इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, जिसमें आर एच एंटीजन होता है वो तो पॉजिटिव होता है, और जिसमें नहीं होता वो नेगेटिव होता है। यह आर एच एंटीजन क्या है? ये पुराने समय में एक बंदर में था जिसने मनुष्य को काट लिया और वो मनुष्य में आ गया। अब जिससे जो वंश बना, जिसको काटा था, उसमें तो ये एंटीजन चल रहे हैं, और जो बच गए उसमें एंटीजन है नहीं। तो लगभग 90% या मान सकते हैं 99 उसमें यह आर एच एंटीजन होता है। लगभग ज़्यादा पॉजिटिव वाले मिलेंगे आपको, नेगेटिव वाले नहीं मिलेंगे। तो रुधिर दान करते हैं, लेते हैं, देते हैं, उसमें ये भी चीज़ दिखी जाती है प्लस माइनस, मतलब आर एच एंटीजन है या नहीं। भले ही वो दोनों सेम ब्लड ग्रुप हो, ए रुधिरवर्ग हो, दूसरा भी ए रुधिरवर्ग हो, लेकिन एक ए पॉजिटिव हो, दूसरा ए नेगेटिव हो, तो उसमें आप रुधिर दान नहीं कर सकते। दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या पॉजिटिव में नेगेटिव वाला दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, क्योंकि पॉजिटिव वाले में आर एच एंटीजन होता है, और जैसे आप नेगेटिव वालों को देखो तो इस एंटीजन की एंटीबॉडी बन जाएगी उनके शरीर में, जिससे क्लॉट बन जाएंगे और उसकी डेथ हो सकती है, क्या हो जाती है। अब इसका ये तो देने लेने में हो गया, लेकिन जब गर्भावस्था में शिशु का जन्म होता है वहाँ भी इसका बहुत रोल होता है आर एच एंटीजन का। नॉर्मल कंडीशन में पॉजिटिव वाले हैं, पिता पॉजिटिव है, माता पॉजिटिव है, बच्चा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल संतान होगी। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पिता पॉजिटिव है, कोई भी ग्रुप हो, ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, पॉजिटिव ग्रुप है जिस पर पॉजिटिव लगा हुआ है, और माता नेगेटिव है। अब इसमें प्रथम संतति हुई और पॉजिटिव वाली हुई। देखो, माता के गर्भ में पलेगा, माता में है नहीं एंटीजन आर एच वाला, बच्चे में है, अपोजिट हो गया ना। अब क्या होगा, पुत्र या पुत्री जो भी संतान होगी, प्रथम प्रसव होगा, वो तो नॉर्मल होगा। कैसे? क्योंकि माता और बच्चे का रुधिर डायरेक्ट नहीं मिलता है, जो प्लेसेंटा होता है उससे उससे मिलता है, ये डायरेक्ट नहीं मिलता है। इसलिए ये प्लस वाला एंटीजन माता के रुधिर से डायरेक्ट नहीं मिलने से उसमें एंटीबॉडी नहीं बनती है। लेकिन जब प्रथम प्रसव हो जाता है तो प्लेसेंटा टूटता है, और टूटने से क्या होता है, माता और बच्चे का रुधिर उस समय मिलता है। मिलने से क्या होगा, ये जो आर एच एंटीजन है उसके गर्भाशय में नेगेटिव होने से एंटीबॉडी बन जाएगी, आर एच प्रतिरक्षी बन जाएगी माता के गर्भाशय में, और वो आर एच प्रतिरक्षी है, वो आगे गर्भावस्था नहीं होने देगी, क्लॉट बना देगी, क्योंकि प्लस वाला बनेगा और ये पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, वो उसको मार देगी। तो द्वितीय अवस्था होगा ना,
वो उस प्रसव में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस हो जाएगा, मतलब इस फिटस का एरिथ्रोब्लास्ट मतलब रुधिर का क्लॉट बन जाएगा, जिससे ये संतान पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी या पहले ही डेथ हो जाएगी। इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। द्वितीय अवस्था में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। यदि ऐसी कंडीशन होती है, डॉक्टर को पता होता है, वो पहले ही चेक कर लेता है कि इसमें नेगेटिव है, तो जैसे ही प्रथम प्रसव होते ही वो क्या करता है, एक एंटी आरएच का इंजेक्शन होता है, वो लगा देता है ताकि आरएच प्रतिरक्षी नहीं बने और द्वितीय संतान भी सामान्य उत्पन्न हो। इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। द्वितीय अवस्था में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। अब क्वेश्चन में क्या था, आरएच कार्य के कारण बच्चे की मृत्यु कौन सी अवस्था में हुई? द्वितीय अवस्था में। तो द्वितीय अवस्था, ये इसका आंसर हो गया।